ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी आलापुर की, जहां अंबेडकर नगर के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में पत्रकारों पर दबंगों के हिंसक हमले के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां पाकबड़ा हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ। रिश्तों की खींचतान में रची गई थी साजिश। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अंबेडकर नगर के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में पत्रकारों पर दबंगों के हिंसक हमले के बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे कानून व्यवस्था की गंभीर चुनौती सामने आई है। वरिष्ठ पत्रकार और उनके सहयोगी स्थानीय पंचायत भवन में कवरेज कर रहे थे कि तभी कुछ दबंगों ने उन पर हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई और जाति सूचक गालियां भी दी। पीड़ित पत्रकारों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन एफआईआर ना तो दर्ज हुई और ना ही आरोपियों के खिलाफ कोई कदम उठाया गया। स्थानीय पत्रकार और सामाजिक संगठनों ने इस निष्क्रियता की निंदा करते हुए त्वरित कार्यवाही की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ये घटना पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठाते हैं और पुलिस की उदासीनता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमज़ोर करने वाली मानी जा रही है। मेरा नाम रामू गुण है। हम अंबेडकर नगर के आलापुर तहसील में जनमोर्चा में लिखते हैं, एक पत्रकार हैं। ये पत्रकार की जो पिटाई का मामला इस समय चल रहा है, क्या था ये, इसके बारे में बताइए। कल लगभग 11 बजे से पहले लगभग 6 बजे हमारे पास एक नंदलाल जी का फ़ोन आया था कि आप भाई हमारे यहाँ कोटे का चयन हो रहा है। तो हम एक साथी हमारे त्रिभुवन गौड़ जी हैं, वहीं हम मदनिया बाज़ार में उनसे मुलाकात करनी थी। हम पहुँचे थे। वहाँ पहुँचने के बाद में फिर पुनः फ़ोन किए नंदलाल निषाद जी। नंदलाल निषाद जी के फ़ोन पर हम वहाँ चले गए कि भाई कोटा जो शांतिपूर्वक इसकी प्रक्रिया होगी। हमने कहा चलिए ठीक है भाई। हमारे साथ डॉक्टर साहब चक्रवर्ती, ये भी पत्रकार साथी हमारे हैं। हम भी इनको लेके हम चले गए। जाने के बाद में वहाँ पर एक प्रदीप गुप्ता जी जो पूर्व में सेक्रेटरी थे अमड़ी के, लगभग वो 20 साल से, हमको 10 साल से जानते हैं। हमने उनसे पूछा सर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है और कुछ अन्य जगह से लोग हमको सूचना मिली है और मैं देख रहा हूँ कोई पुलिस वाला नहीं है। तो इस तरह हम लोग बगल ही एक आंगन जो भी है, जो बना हुआ है भवन, उस भवन के बगल हम लोग, वहीं एक कुर्सी थी, कुर्सी दोनों पर 2 लोग बैठ गए। बैठते ही हम लोगों के ऊपर हमला हो गया। इतना हमको मार दिए हैं कि हम बोल नहीं पा रहे हैं डॉक्टर साहब। और हम पूरे यहाँ अंबेडकर नगर के सभी अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि अगर इस तरह पत्रकारों की पिटाई होती रही तो पत्रकार नहीं रहेगा। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं हम कि हमको मारा गया, कल हमारे भाई को मारा जाएगा। सुबह में हमारे घर कुछ लोग गए थे, हमारी पत्नी से भी कुछ कह रहे थे कि इनको ख़त्म कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन दे देंगे सभी थानों पर। ये इस तरह की घटना जो हो रही है, अब हमारे ऊपर तो जो हमला हुआ अभी तक 24 घंटा बीत गया, न्याय नहीं मिला है। अब अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं हम नहीं बता सकते हैं। क्या कारण रहा है, क्यों मारा गया है? अब कारण तो भाई वही लोग बता सकते हैं जो मारे हैं कि आप पत्रकार यहाँ क्यों आए। अब घर पर भी लोग जा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमारी पत्नी से, माता से। तो हम सभी प्रशासन से, सभी अधिकारियों से गुहार लगाते हैं कि जब हम नहीं रहेंगे तब आप लोग क्या करेंगे सर। किसको किसको चोटें आई हैं? चोटें हमारे सर में बहुत काफ़ी आई है, हम बोल नहीं पा रहे हैं ज़्यादा। क्या आपको जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है? हाँ, जान से मारने की धमकी भी आ रही है भाई, आ सकती है। और लोग तमाम फ़ोन आ रहे हैं हमारे पर कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए, हमारे परिवार वालों की भी सुरक्षा की जाए। अगर सरकार इस तरह से पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न करता रहा, हम पत्रकार संवाददाता कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष भी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश कनौजिया जी हैं। इस तरह से संगठन में भी रहते हुए मुझको प्रताड़ित किया जा रहा है तमाम लोगों द्वारा, और तमाम मुझको न्याय नहीं दिखाई दे रहा कहीं से। राजे सुल्तानपुर एसओ से आपकी बात हुई? हाँ, राजे सुल्तानपुर एसओ से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा आप तहरीर बदल दीजिए। मैं बदलने वाला था तो मेरे घर 2 गाड़ी से लोग पहुंच गए।
मैं वहाँ से तुरंत निकल गया। नहीं, तहरीर क्यों बदलेंगे? घटना सही आप दिए हैं। हाँ, तहरीर। घटना तो हमने सही दिया है। तो यस्सो दबाव बना रहे हैं तहरीर अब बदलने जो भी के लिए। उनकी इच्छा हो भाई, अब क्या बताएं। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। एटा शहर में नवरात्रि पर्व के अवसर पर रामलीला मैदान से शुरू होकर शहर की प्रमुख सड़कों से गुजरती राम बारात का आयोजन बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ किया गया। आकर्षक झांकियों से सजी बारात घंटाघर, मेहता पार्क, ठंडी सड़क और माया पैलेस होते हुए इंद्रपुरी तक पहुंची, जहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। एसएसपी द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और पूरे शहर में पुलिस फोर्स तैनात किया गया ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। झालरों से सजाई गई जनकपुरी इस बार भी लोगों का आकर्षण केंद्र बनी और सभी ने राम बारात का भव्य स्वागत किया। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पुलिस लाइन से महिला पुलिस बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसे अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों और आत्मरक्षा के तरीकों के प्रति जागरूक करना था। अधिकारियों ने इस अभियान को महिलाओं की सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया, जिसे स्थानीय लोगों ने भी प्रशंसा से देखा। क्या कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? देखिए, नवरात्रि के उपलक्ष्य पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन शक्ति 5वें चरण का कल उद्घाटन किया है, जिसके तहत आज एक बाइक रैली, महिला आरक्षी की बाइक रैली, महिला अधिकारियों की बाइक रैली निकाली गई है पूरे फिरोजाबाद शहर में। ऐसे ही कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में प्रचलित है और ये नवरात्रि से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और करीब 1 माह ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद ये 2 और माह एक्सटेंड होगा। ये प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप हम सभी विभाग, इसमें पुलिस विभाग के नेतृत्व में कार्रवाई होगी। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। मुरादाबाद के पागबड़ा थाना क्षेत्र में 18 सितंबर को हुई हत्या के मामले का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा किया है। शुरुआत में मृतक के परिजनों द्वारा 3 लोगों पर आरोप लगाया गया था, लेकिन गहन जांच में सामने आया कि वारदात के पीछे बदायूं के 2 भाई थे, जिनका मृतक की बहन से विवाद था। उन्होंने हत्या की साजिश रची और जांच में शंका भटकाने के लिए निर्दोषों के नाम भी दिए। आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और उनके बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी घायल हो गया और दूसरा पकड़ा गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर रही है। चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ हुई है, उसमें एक व्यक्ति की गोली लगी है और दूसरा व्यक्ति इसमें पकड़ा गया है। पागवाड़ा थाना क्षेत्र में एक मर्डर 18 तारीख को हुआ था। उसकी सूचना बड़ी नाटकीय ढंग से प्राप्त हुई थी। यूपी 112 को सूचना मिली थी कि 3 लोगों ने किसी का मर्डर कर दिया। उस सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची थी और जब मौके पे पहुंची और जो सूचना मिली है उसके आधार पर जो मृतक था वो योगेश था, उसके भाई ने उमेश ने एक FIR दर्ज कराई। उसमें 3 लोग नामजद किए गए थे। क्योंकि जो 3 लोग नामजद किए गए थे उसमें कोई भी कारण विशेष नज़र नहीं आ रहा था, तो पुलिस ने उसमें बड़ी तहकीकात की और साक्ष्यों के आधार पर जब निष्कर्ष निकला तो 2 नाम प्रकाश में आए और उनमें से एक नाम मनोज जो बदायूं का रहने वाला है, एक मंजीत उसका मेरा भाई है, वो था वो मजोला थाना क्षेत्र में रहता है। पूरा घटनाक्रम इस तरह से हुआ, जब सूचना मिली तो पुलिस उसको लगी हुई थी और उसी दरमियान जब चेकिंग हुई तो पकड़ा गया है और उसमें एक की गोली लगी है और एक व्यक्ति पकड़ा गया है। मनोज उसमें घायल हुआ है, जो इस समय अस्पताल में ठीक हालत में है। पूछताछ की जा रही है। मंजीत नाम का जो व्यक्ति है उसने पूरी घटना को कबूला है और उसने ये भी बताया है कि जिससे मर्डर किया है वो भी चीज़ वो बरामद कराएगा। उसके लिए पुलिस गई हुई है और आगे की कार्रवाई चल रही है। अच्छा, मर्डर किस लिए हुआ था ये? देखिए, जो बड़ी नाटकीय ढंग से सूचना मिली थी उसमें यूपी 112 में सूचना थी कि 3 लोग मर्डर मेरा कर रहे हैं। उसी मृतक के नंबर से ही फ़ोन गया था। क्योंकि जब वो कॉल पहुंची है तो यूपी 112 से बात करके हम लोग ने 3 नाम निकाले। तो जब 3 नाम निकाले तो उन 3 नाम से कोई विशेष रंजिश नज़र नहीं आई। वो 3 लोग घर पे भी मिल गए। तो कुछ शक हुआ कि ये कहीं इसमें कोई नाटक चल रहा है। उसके आधार पर जब पुलिस ने और SOG ने काम किया तो पता चला कि 2 व्यक्ति हैं। एक नाम मनोज है, उसका एक मेरा भाई मंजीत है। मनोज का कहीं ना कहीं
जो नामजद हैं उनकी बहन से कुछ संबंध था और उसके आधार पे ही इन 3 लोग को नामजद करने के लिए मनोज ने अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर ये मर्डर को अंजाम दिया और बड़ी नाटकीय ढंग से मृतक के फ़ोन से यूपी 112 में फ़ोन करके इन 3 लोग को बताया कि ये तीनों लोग मार रहे हैं। इस आधार पर ताकि ये तीनों लोग जेल चले जाएंगे और हम आगे के जो भी उसकी लड़की है, बहन है, उसके साथ आगे की जो भी शादी कर रहा होगा वो करेंगे। थैंक यू सर। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। प्रयागराज में दशहरा महोत्सव की शुरुआत के रूप में रविवार को कर्णघोड़ा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका आयोजन पत्थर चट्टी रामलीला कमेटी द्वारा किया गया। ये पारंपरिक धार्मिक यात्रा हिवेट रोड स्थित राम मंदिर से शुरू होकर रामलीला मैदान तक पहुंचती है, जहां पूजा अर्चना और आरती की जाती है। शोभा यात्रा में फूलों से सजा कर्ण घोड़ा, डीजे, बैंड, ढोल, ताशा, डमरू और शहनाई वादकों के साथ भक्तिमय माहौल बना। यात्रा कोठा पारचा, बहादुरगंज, लोकनाथ, ठठेरी बाजार, घंटाघर, जॉनसेनगंज होते हुए बादशाही मंडी पहुंची, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु और अधिकारी शामिल हुए। सांसद, मंत्री, महापौर, पार्षद और समाजसेवी भी इस भव्य आयोजन में उपस्थित रहे। पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा सुनिश्चित की, जिससे शोभा यात्रा सुरक्षित और सफलतापूर्वक संपन्न हुई। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।